हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज 6 के लेक्चर नंबर 5 का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई थी? इसका आंसर है इंदिरा गांधी। मौलिक कर्तव्य यह न्याय संगत नहीं है। न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी 1999 इसने मौलिक कर्तव्यों की कानूनी परिवर्तनीयता से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य यह अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 इसमें कहा गया है कि ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना करनी है और इसकी रक्षा करनी। अनादर जैसे कृत्यों को अपराध घोषित किया गया है और 3 वर्ष तक कैद या जुर्माना या फिर दोनों सहित दंड का प्रावधान किया गया है। अब मौलिक कर्तव्यों को देखते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य है धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे देश के सभी लोगों में समरसता और समान बंधुता की भावना का निर्माण करें तथा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। नेक्स्ट है छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनके संजोए रखें। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राणी मात्र के लिए दया भावना रखें और पर्यावरण का संरक्षण करें, जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी, वन्य जीव आते हैं। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववादी और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है हिंसा से दूर रहें तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संदेहों और विवादों पर कौन सा प्राधिकारी निर्णय लेता है? इसका आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 इसमें कहा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले ये सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। चुनाव आयोग इससे संबंधित अनुच्छेद है 324 से 329। अनुच्छेद 79 इसमें संसद की संरचना दी गई है। लोकसभा का अध्यक्ष यह धन विधेयक को प्रमाणित करता है। दल बदल के कारण सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। संसदीय समितियां यह 3 प्रकार की होती हैं, व्यवसाय सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रायोजन समिति। कार्यवाहक अध्यक्ष नवनिर्मित निचले सदन, लोकसभा, राज्य विधानसभा की कार्यवाही संचालित करना प्लस अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यवाही संचालित करना इसका कार्य होता है। अध्यक्ष के चुनाव के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाता है। संविधान के अनुसार उपाध्यक्ष का पद अध्यक्ष के पद के अधीनस्थ नहीं होगा। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए नियुक्त करेगा। अध्यक्ष इसकी अनुपस्थिति में संसद सत्र के दौरान इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है और जो उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होता है तो अध्यक्षों का पैनल जिसमें 10 व्यक्ति होते हैं उनमें से कोई एक सदन की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग और वित्त आयोग।
इसमें से नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। लोक सेवा आयोग, इससे संबंधित आर्टिकल हैं 315 से 323, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग भाग 14, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए तक रहता है। राज्य लोक सेवा आयोग, यह भाग 14 में है। यह भी एक संवैधानिक निकाय है। इसमें कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग, यह एक वैधानिक निकाय है। नीति आयोग, नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर यह आया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष अभी सुमन बेरी है और नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर है। वित्त आयोग, यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। यह अर्ध न्यायिक निकाय है। इसकी संरचना में अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य शामिल है। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा यह गठित की जाती है। अनुच्छेद 281, इसमें वित्त आयोग की सिफारिशें दी गई हैं जो कि बाध्यकारी नहीं होती हैं। वित्त आयोग यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय पर राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है। पंचायतों और नगर पालिका के संसाधनों के पूरक के लिए एक राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय बताता है। 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पडगढ़िया। वित्त आयोग के सदस्य हैं श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, ये सब पूर्वकालिक सदस्य हैं, और डॉक्टर सौम्या क्रांति घोष, यह आंशिक सदस्य हैं। निर्वाचन आयोग, यह अनुच्छेद 324 में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323, राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76, भारत के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में दिया गया है, और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 350 के ख में है। अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा की तुलना में दोगुनी से अधिक होने के कारण लोकसभा को संख्यात्मक लाभ प्राप्त होता है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। पहला दहेज निषेध विधेयक 1960 के समय, दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में, और तीसरा आतंकवाद निरोध विधेयक 2002 में। राज्य विधानसभाओं में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। वीटो पावर, 44वां संविधान संशोधन 1971, इसमें कहा गया कि संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति साधारण विधेयकों पर वीटो का प्रयोग कर सकता है, धन विधेयक पर भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। साधारण विधेयक, इससे संबंधित आर्टिकल 160 है। समान विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। यह किसी भी सदन में आ सकता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस पे या तो सहमति दे सकता है या वीटो का प्रयोग कर सकता है। सहमति देना एक धनात्मक शक्ति है, जबकि वीटो का प्रयोग एक ऋणात्मक शक्ति है। अनुच्छेद 111, इसमें राष्ट्रपति का वीटो पावर और विधेयकों पे सहमति दिया गया है। वीटो, यह 3 प्रकार के वीटो हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो। पहला है पूर्ण वीटो, यह राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों की पूर्ण अस्वीकृति है।
दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और अगर फिर से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। तीसरा है पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 पे। भारतीय राष्ट्रपति की पॉकेट अमेरिका के राष्ट्रपति से बहुत गहरी है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है राज्यपाल। राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243 का के यह स्थानीय निकायों के लिए चुनाव का आयोजन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए तब तक रहता है। निष्कासन प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिविल सेवकों के संबंध में भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसने सिविल सेवकों के अधिकारों और विशेषताओं को सुरक्षा दी। सिविल सेवा का जनक यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। चार्टर अधिनियम 1953 सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। भारत सरकार अधिनियम 1935 इससे जुड़ी कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया। इसने एक एकल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया जिसमें प्रांत और रियासतें इकाइयों के रूप में शामिल थीं। इसने 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। इस प्रकार बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधानसभाओं को द्विसदनीय बना दिया गया, जिसमें एक विधान परिषद और एक विधानसभा शामिल थी। इसने अनुसूचित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की। इसने वयस्क मताधिकार को बढ़ा दिया। कुल जनसंख्या का केवल 14% को ही वोट देने का अधिकार था। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। संघ लोक सेवा आयोग, प्रांत लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग भी इसी अधिनियम के तहत बनाए गए। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत ही हुई थी। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया गया था, जिसमें संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची शामिल थी। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? उत्तर है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष अपने इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपनी इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के तिथि का निर्धारण करता है और लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण करता है। लोकपाल का मुख्य कार्य क्या है? यह उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है और यह अवधारणा स्वीडन की ओम्बड्समैन प्रणाली से उत्पन्न हुई है। के संस्थानम समिति सीबीसी अधिनियम 2003 ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक वैधानिक प्राधिकरण में बदल दिया, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की संस्थागत ढांचे को मजबूती मिली। भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं एएम खानविलकर। लोकपाल की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य है ना महाराष्ट्र। लोकपाल शब्द का सबसे पहला प्रयोग यह डॉक्टर एल.एम. सिहली ने किया था। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 इसके अध्यक्ष से पहले मोरारजी देसाई, बाद में बने के हनुमान थैया। इस आयोग ने लोकपाल लोकायुक्त के लिए पहली औपचारिक सिफारिशें की थी।
दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005, इसके अध्यक्ष थे एम वीरप्पा मोइली। इसने लोकपाल की तत्काल स्थापना का आग्रह किया था। 2013 के अधिनियम के द्वारा लोकपाल पद का गठन किया गया। लोकपाल की चयन समिति, इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसकी संरचना इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है। लोकपाल और लोकायुक्त में अंतर देख लेते हैं। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। लोकपाल यह केंद्रीय शासी निकाय जिसके पास भ्रष्टाचार के मामले में संसद के सभी सदस्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का अधिकार क्षेत्र शामिल है। लोकायुक्त यह राज्य स्तर के शासी निकाय जिसके भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य सरकार के कर्मचारियों पर अधिकार क्षेत्र है। लोकपाल का कार्य है भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करना, पूछताछ करना, जांच करना और मामले की सुनवाई करना। लोकायुक्त का कार्य है भ्रष्टाचार की शिकायत को दूर करना, पूछताछ करना, जांच करना और मामलों की सुनवाई करना। समिति लोकपाल यह एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्यों की समिति है जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल में 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला में से होंगे। लोकायुक्त इसके प्रस्ताव 3 सदस्यीय निकाय जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, जिसमें राज्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सदस्यों के रूप में एक विधिवक्ता या प्रख्यात प्रशासक शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है जो संसद और राज्य विधानसभाओं में विधायकों के लिए दल बदल के आधार पर अयोग्यता को परिभाषित करता है? इसका आंसर है 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75(1)(a) इसमें कहा गया है कि मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों से 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। अनुच्छेद 75(1)(b) इसमें मंत्री दल बदल कानून के तहत अयोग्य होंगे। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्यों का स्थानांतरण होता है तब यह दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का विभाजन यह 89वें संशोधन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकल नागरिकता का मानदंड किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन। नागरिकता जो भाग 2 में आता है अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। अनुच्छेद 5 संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 इसमें भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता है। अनुच्छेद 8 वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था। अनुच्छेद 9 किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 इसमें कहा गया है कि नागरिकता में कोई भी नया नियम, विधि, कानून अथवा संशोधन केवल संसद कर सकती है। यह संसद को साधारण बहुमत से नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार देता है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 8 या 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भारत का नागरिक है या नहीं इसकी जांच करते हैं, जबकि 9 से 11 या 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा इसकी व्याख्या करते हैं। नागरिकता अधिनियम यह 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जा सकती? पहला है जन्म के आधार पर,
दूसरा है वंश से, भारतीय मूल के लेकिन वर्तमान में दूसरे देश में रह रहे हैं, इसकी धारा 4 है। पंजीकरण द्वारा धारा 5 के तहत, प्राकृतिकरण द्वारा धारा 6 के तहत। धारा 6A इसके अंतर्गत असम समझौता है, और 6B यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है। इसमें 3 देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 समुदाय हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध लोगों के प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में उन्होंने अगर प्रवेश किया है या कम से कम 6 वर्ष तक भारत में रहे हैं। 5वां है क्षेत्र के समावेशन द्वारा, यह धारा 7 के अंतर्गत आता है। कितने प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो यह 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला है त्याग, स्वतः त्याग करना। दूसरा है समाप्ति, बिना बताए दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना। तीसरा है वंचित, धोखेबाजी से नागरिकता हासिल करना। कौन सा प्रस्तावना में दिए गए अपने विवरण के साथ गलत तरीके से सुमेलित है? पहला, संप्रभु, जिसका अर्थ बाहरी और आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता है। समाजवादी, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा। धर्मनिरपेक्ष, एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर रखना। या फिर लोकतांत्रिक, जिसका अर्थ लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। इसका सही आंसर है सी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर रखना नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों को समान मानना होता है। प्रस्तावना से संबंधित मामले: बेरुवारी संघ मामला, केशवानंद भारती मामला। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो नया चुनाव कराने और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की अंतिम तिथि क्या है? तो यह 6 महीने के भीतर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान मूल रूप से कितने अनुच्छेदों से बना था, जिसे बाद में संशोधनों के माध्यम से बढ़ाकर 448 अनुच्छेद कर दिया गया? इसका आंसर है 395 अनुच्छेद। अनुसूची: मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। भाग: मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। कौन सा भाग कब जोड़ा गया? भाग 4A, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भाग 9B, इसमें सहकारी समिति दी गई है, इसे 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 14A, इसमें न्यायाधिकरण दिया गया, इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन से भाग हटाए गए हैं? तो भाग 7, इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में संघ राज्य संबंधों में परिवर्तन की सिफारिश करने में किस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी? इसका आंसर है सहकारिता आयोग। शासन पर बनी कुछ समितियां देखते हैं। फर्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक राय मेहता समिति, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया था। पंछी आयोग 2007 में बनी थी, केंद्र राज्य संबंधों पर। अशोक मेहता समिति, इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। इसने स्थानीय चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी और विकेंद्रीकरण को मजबूती देने पर जोर दिया। बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। यह भारत में पंचायती राज की नींव बनी। सरकारिया आयोग, इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया तथा सहकारी संघवाद और शक्तियों के संतुलन को बेहतर बनाने का उपाय सुझाया। पुंछी आयोग, इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा की सरकारिया आयोग के बाद तथा राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधानों और राज्यपालों की स्वायत्तता से संबंधित सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में सही कथन है। अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है। अखिल भारतीय सेवाएं, यह अनुच्छेद 312 के अंतर्गत है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार राज्यसभा के पास है। यह भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। अखिल भारतीय सेवा प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और भारतीय वन सेवा, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन है राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यपाल त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्त कर सकता है, धन विधेयकों में राज्यपाल को कोई भूमिका नहीं होती। इसमें से दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा गलत है। अनुच्छेद 74, इसमें कहा गया है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। राष्ट्रपति लोकसभा को बुला सकता है और स्थगित कर सकता है और भंग कर सकता है। अनुच्छेद 163 और 200, इसमें राज्यपाल की विशिष्ट शक्तियां दी गई है। सत्रावसान, यह सत्र का समापन है जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। विघटन, यह लोकसभा सत्र की औपचारिक समाप्ति है जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्थगन, यह सत्र के भीतर अस्थायी विराम है जिसमें बैठक समाप्त, इसकी घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाती है। भारत में यदि किसी राज्य विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनती है और किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं होता है तो यथाशीघ्र पुनर्मतदान की घोषणा की जाती है और इसे संपन्न कराया जाता है। तब तक वहां राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। नेक्स्ट है विधेयकों का निरस्त करने के नियम। पहला, राज्यसभा में प्रस्तुत लंबित विधेयक लोकसभा के भंग होने पर निरस्त नहीं होते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक भी निरस्त नहीं होते हैं। संयुक्त बैठक में लंबित विधेयक भी निरस्त नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां और उनके प्रयोग की स्थिति। पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब त्रिशंकु संसद बनता है किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। दूसरा, सरकार को बर्खास्त करना, बहुमत खोने और इस्तीफा देने से इनकार करने की स्थिति में। लोकसभा को भंग करना, किसी भी स्थिर सरकार का बनना जब संभव न हो तो उस स्थिति में। विधेयकों को लौटाना, पुनर्विचार के लिए गैर धन विधेयक, साधारण विधेयकों को लौटाना। पॉकेट वीटो, यह भी राष्ट्रपति की विचाराधीन शक्ति है, यह अनिश्चित काल के लिए सहमति रोकना। 131वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ प्रस्तावित बदलाव और उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हैं। लोकसभा सीटें जो वर्तमान में 543 है से 131वें संविधान संशोधन द्वारा 850 करने की सिफारिश की गई। राज्य विधानसभाएं, इसकी वर्तमान स्थिति 1976 की जनसंख्या में स्थिर है, इसे 2011 की जनसंख्या के आधार पर विस्तार करने की सिफारिश की गई। परिसीमन का आधार, यह 1971 की जनसंख्या के आधार पर है, इसे 2011 की जनसंख्या पर करने की सिफारिश की गई। महिला आरक्षण बिल, यह पारित हो चुका है लेकिन अभी लंबित है, 2029 के चुनाव से पहले इसे लागू करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में विदेशियों को कौन से मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें से ये दोनों अधिकार विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकार जो विदेशियों को नहीं मिले हैं वे हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 19, इसमें बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं। यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 19(1) का ए, इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19(1) का बी, इसमें शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है। 19(1) का सी, इसमें संघ, संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। 19(1) का डी, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार है। 19(1) का ई, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार है। 19(1) का एफ, इसमें संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। 19(1) का जी, इसमें कोई भी व्यवसाय, वृत्ति या आजीविका का अधिकार है। अनुच्छेद 19(2), ये कुछ उचित प्रतिबंध लागू करता है। ये सारे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं भारत की संप्रभुता और अखंडता, मानहानि, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, शालीनता एवं नैतिकता आदि के आधार पर। अनुच्छेद 21, इसमें जीवन और स्वतंत्रता दी गई है। इसमें आजीविका, आश्रय, इंटरनेट, निजता, नींद और गरिमा
के अधिकार शामिल है। मेनका गांधी मामला भी इसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। इच्छा मृत्यु का मामला, अरुणा शानबाग मामला सक्रिय इच्छा मृत्यु से संबंधित, कॉमन कॉज मामला इच्छा मृत्यु के दिशा निर्देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं? इसका आंसर है प्राक्कलन समिति। संसदीय समिति, इनका वर्गीकरण, ये दो प्रकार की होती है। एक अस्थायी समिति होता है, यह नियत और अस्थायी होती है। दूसरा है तटस्थ समिति, अस्थायी समिति। इसके अंतर्गत आता है वित्तीय समिति, इसमें सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति शामिल है। सार्वजनिक लेखा समिति यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में स्थापित किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दार्शनिक एवं मार्गदर्शक होता है। प्राक्कलन समिति यह स्वतंत्रता पश्चात 1950 में जॉन मिथाई समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी। इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति यह 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा से होता है। इन तीनों समिति में किसी का भी सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता। इन सभी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। विभाग संबंधी अस्थायी समितियां, इसमें 24 समितियां हैं, इसमें 16 लोकसभा से 8 राज्यसभा से संबंधित है। इनमें सदस्यों की संख्या 31 होती है, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। ऐसी समितियां जिनमें लोकसभा अध्यक्ष सदस्य होते हैं वे समितियां हैं नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, व्यापार सलाहकार समिति। निजी सदस्यों के विधेयकों पर समिति, यह लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। सत्य कथन कौन से हैं? अनुच्छेद 35 संविधान के भाग 4 में शामिल है। यह राज्य विधानसभाओं को जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। इसमें से तीसरा कथन सही है। अनुच्छेद 33 यह संसद को सशस्त्र बलों के कुछ मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 34 यह किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। वित्तीय शक्ति निकाय का उसके प्रशासनिक कार्य के साथ सही मिलान। वित्त आयोग यह कर का वितरण करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 282 इसमें विवेकाधीन अनुदान शामिल है। संचित निधि सभी केंद्रीय राजस्व इसके अंतर्गत आते हैं। आकस्मिक निधि यह अप्रत्याशित व्यय के लिए होती है। अनुच्छेद 280 इसमें वित्त आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 266 इसमें भारत की संचित निधि दी गई है। अनुच्छेद 267 इसमें भारत की आकस्मिक निधि दी गई है। कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, दोहरी नागरिकता या शक्तियों का विभाजन। इसमें है दोहरी नागरिकता। संघवाद यह शब्द संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। भारत के संविधान से संबंधित कुछ बातें। भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा था? तो केसी वेयरे। सहकारी संघवाद कहा था गैनविल ऑस्ट्रिन ने। सौदेबाजी संघवाद मॉरिस जोन्स ने कहा था। और केंद्रीकरण की प्रकृति वाला संघवाद ये आइवर जेनिक्सन ने कहा था। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? इसका आंसर है 47। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान। इसमें SC के लिए 84 सीटें और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अनुच्छेद 332 यह राज्यों की विधानसभा में SC एवं ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं। 104 में संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। अनुच्छेद 331
और अनुच्छेद 333, इन दोनों को 104 में संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। 131 में कहा गया था लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नामांकित करना, और 133 में था राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि को नामांकित करने। 104वां संशोधन, इसमें अनुच्छेद 130 और 132 के प्रावधानों को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। संघ सूची में शामिल मदों के आधार पर सत्य कथन कौन सा है? संसद को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा सभी संघ के विधायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संसद उन नियमों के संबंध में कानून बना सकती है जिनकी गतिविधियां किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, विश्वविद्यालय को छोड़कर। यहाँ पे तीनों कथन सही हैं। 97वां संविधान संशोधन से भाग 9B जोड़ा गया था, जिसमें सहकारी समितियां दी गई हैं। सहकारी समितियां अनुच्छेद 43B के DPSP के अंतर्गत आती हैं और 19(1)C मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आती हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य यह केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की वैधानिक जिम्मेदारियों का सही वर्णन करता है। इसका आंसर है लोकपाल को राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं: राष्ट्रीय स्तर पर एक सुसंगत, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ढांचा प्रदान करना, सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थान लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोक सेवक को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, लोकपाल को किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण या निर्देश देने का अधिकार होता है। इसे एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और ग्रुप ABCD के अधिकारी शामिल हैं। संवैधानिक व्यवस्था और न्यायिक सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इसका आंसर है मूल संरचना सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल विशेषताओं की रक्षा के लिए विकसित किया गया था। मूल संरचना, इसका सिद्धांत केशवानंद भारती मामले 1973 में आया था। मूल संरचना के घटक: संविधान का संघीय और निरपेक्ष स्वरूप, हमारी नीति का लोकतांत्रिक चरित्र, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, कल्याणकारी राज्य और समानतावादी समाज, स्थिति और अवसर की समानता, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा भारत की संप्रभुता, ये सभी मूल संरचना के घटक हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची के संदर्भ में सही कथन: 11वीं अनुसूची यह पंचायत की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक विशेषताओं और उनसे संबंधित लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान करें। मौलिक कर्तव्य, यह नागरिकों की स्वतंत्रता की पहचान है। समान मतदान अधिकार, यह सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार, स्थानीय प्रशासनिक प्रावधान, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन, व्यक्तिगत अंतरात्मा का सम्मान, इसमें से सभी सही सुमेलित हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988, जिसे 1989 में लागू किया गया था। इसने मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी। अनुच्छेद 25 से 28, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25, अंतरकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30,
अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा कथन अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 25 के संबंधित बहसों में भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने में उत्पन्न संवैधानिक दुविधा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? यूसीसी अनुच्छेद 44 के अनुरूप है, लेकिन अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत हो सकता है। अनुच्छेद 44 इसमें समान नागरिक संहिता दिया गया है। अनुच्छेद 25 इसमें दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सचिवीय कर्मचारियों के लिए प्रावधान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 187। सचिवीय कर्मचारी ये वैसे कर्मचारी होते हैं जो सदन द्वारा ही नियुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति इसकी नियुक्ति करता है। भाग 5 अनुच्छेद 98 इसमें संसद का सचिवालय दिया गया है। अनुच्छेद 99 इसमें सदस्यों का शपथ एवं प्रतिज्ञान दिया गया। अनुच्छेद 100 इसमें सदनों में मतदान और गणापूर्ति के बारे में है। अनुच्छेद 100 का 1 इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष और सभापति पहली बार में मतदान नहीं करेंगे, लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 103 इसमें गणपूर्ति कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सदन की कुल संख्या की न्यूनतम संख्या 1/10 हिस्सा जरूरी है। अनुच्छेद 104 यदि गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन स्थगित कर दिया जाएगा। मतदान प्रथम दृष्टया एट फर्स्ट इंस्टेंस मतदान पहली बार में। निर्णायक मत जब मत बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी अपना निर्णायक मत देता है। राज्यसभा के सभापति को हटाने के प्रस्ताव के दौरान वह कोई भी मत नहीं दे सकता है, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष को हटाए जाने के प्रस्ताव के चलते समय या निर्णायक मत की जगह प्रथम दृष्टया में ही मत का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 88 मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार दिया गया है कि जिस सदन का वह सदस्य है उसी में वह वोट कर सकता है। भाग 5 इसमें संघीय कार्यपालिका है। इसको 5 अध्याय में विभाजित किया जाता है। अध्याय 1 इसमें संघीय कार्यपालिका आते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या महान्यायवादी आते हैं, जो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। दूसरा अध्याय है, इसमें संसद आता है अनुच्छेद 79 से 112 के अंतर्गत। अध्याय 3 इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अध्याय 4 इसमें संघीय न्यायपालिका है अनुच्छेद 124 से 147 तक। अध्याय 5 इसमें भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया अनुच्छेद 148 से 151 तक। भाग 6 इसमें राज्य सरकार की संरचना है। इसे 6 अध्याय में विभाजित किया जाता है। भाग 1 इसमें सामान्य अनुच्छेद है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अध्याय 2 इसमें राज्य कार्यपालिका है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आते हैं। अनुच्छेद 153 से 167 तक इसके बारे में है। अध्याय 3 इसमें राज्य विधानमंडल आते हैं, जिनसे 168 से 212 तक है। अध्याय 4 इसमें राज्यपाल की विधायी शक्ति है 213। अध्याय 5 इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं अनुच्छेद 214 से 232 तक। 6 इसमें अधीनस्थ न्यायालय आते हैं अनुच्छेद 233 से 237 तक। रिट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकार पर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार प्लस अन्य अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता है। अब हम लोग उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 214 यह राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218
सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 221 इसमें न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में है। अनुच्छेद 222 इसमें किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण दिया गया। अनुच्छेद 223 इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 224 इसमें अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 225 इसमें मौजूदा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दिया गया है। अनुच्छेद 226 इसमें मौलिक अधिकार और अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को दिया गया है। अनुच्छेद 227 इसमें सभी न्यायालय और न्यायाधिकरणों के अधीनस्थ उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 228 इसमें कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 229 इसमें उच्च न्यायालय के अधिकारी, सेवक और खर्च के बारे में है। अनुच्छेद 230 यह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।